इस प्रबोधन सत्र में जो विषय चर्चा में रखा गया, आदिवासियों को जबरन हिंदू बनाकर क्रिश्चियन और नॉन क्रिश्चियन के बीच में झगड़ा लगाना आरएसएस का एक संगठित षड्यंत्र है, अथवा सिद्धू कान्हू और धरती आबा बिरसा मुंडा का आंदोलन आदिवासी क्षेत्र में बढ़ रहे ब्राह्मणी घुसपैठ का सशक्त विद्रोह था। एक गंभीर चर्चा। साथियों, ये जो दो सब्जेक्ट इस राष्ट्रीय अधिवेशन में चर्चा में रखे गए हैं, ये सब्जेक्ट चर्चा में रखने के पीछे का जो मकसद है वो हम लोगों को सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है। पहला जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हम लोगों ने क्यों चर्चा में रखा, क्योंकि इसी साल आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने एक षड्यंत्र पूर्वक डी लिस्टिंग का कानून बनाने का आंदोलन इस देश में आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने शुरू किया। और खास करके ये आंदोलन जो हमारे समाज के जो भोले भाले आदिवासी है, उन आदिवासियों को साथ में लेकर आरएसएस ने अभियान शुरू किया। और ये अभियान छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल में बड़े पैमाने पर यह अभियान चल रहा है, डी लिस्टिंग। और ये डी लिस्टिंग का षड्यंत्र हमारे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी समाज के लोगों को पता होना चाहिए, इसलिए यह सब्जेक्ट चर्चा में रखा गया है। जैसे आप लोगों को याद होगा कि 2016 में भोपाल में बामसेब का राष्ट्रीय अधिवेशन हम लोगों ने लिया था, तो उस वक्त 2016 में एक सब्जेक्ट हम लोगों ने चर्चा में रखा था, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड 2016 में जो आरएसएस के लोगों ने चर्चा में लाया था, ये आदिवासियों का कस्टमरी जो लॉ है ये खत्म करने के लिए उन्होंने 2016 में यूनिफॉर्म सिविल कोड चर्चा में लाया। और जैसे ही वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में हम लोग राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के माध्यम से जब सुप्रीम कोर्ट में गए, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा खत्म हो गई। अब अभी भी हमारा केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा अब खत्म हो गई। अब आरएसएस ने दूसरा षड्यंत्र किया और डी लिस्टिंग का कानून वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके लिए आरएसएस ने जनजाति सुरक्षा मंच बनाया। नाम क्या है? जनजाति सुरक्षा मंच। अब आदिवासियों को यह लग रहा है कि यह जनजाति सुरक्षा मंच जो है यह जनजाति के सुरक्षा के लिए बनाया गया। अब जनजाति सुरक्षा मंच के द्वारा इस देश में डी लिस्टिंग का अभियान पूरे देश भर में शुरू कर दिया, खास करके छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में जशपुर है, सीतापुर है, ये अंबिकापुर है, इस जिला में बड़े पैमाने पर उन्होंने अभियान शुरू किया। अब ये डी लिस्टिंग का मामला क्या है? तो डी का मतलब है डिलीट, और लिस्टिंग का मतलब है कि जो शेड्यूल ट्राइब की जो लिस्ट है, अनुसूचित जनजाति की जो लिस्ट है, इस लिस्ट में से आदिवासियों को वो लोग डिलीट करना चाहते हैं, और डिलीट करने के लिए कानून बनाना चाहते हैं। और कानून तभी बनता है जब राष्ट्रपति की मोहर लगती है, इसलिए द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया है। तो साथियों, जैसे जम्मू कश्मीर में 370 थी, वहां पर उन्होंने हस्तक्षेप किया। जैसे मुस्लिमों का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, तो ट्रिपल तलाक में इन्होंने हस्तक्षेप किया। उसी प्रकार से आदिवासियों के कस्टमरी लॉ में भी ये लोग हस्तक्षेप करना चाहते हैं, और डी लिस्टिंग के माध्यम से करीबन 3-4 घटनाएं इस देश में होगी। पहले नंबर की घटना होगी, अगर डी लिस्टिंग का कानून अगर लागू हुआ तो सबसे पहले आदिवासियों की पहचान समाप्त होगी, नंबर 1। नंबर 2, आदिवासियों के लिए संविधान में जो संवैधानिक अधिकार है, यह किसी धर्म के नाम पर नहीं है, किसी भी धर्म के नाम पर नहीं है। आदिवासियों को संवैधानिक अधिकार शेड्यूल ट्राइब के नाम पर है। अगर डी लिस्टिंग का कानून आया तो संवैधानिक अधिकार समाप्त हो जाएंगे। नंबर 3, इस देश में आदिवासियों को डी लिस्टिंग के माध्यम से हिंदू बनाया जाएगा। और नंबर 4, वो आदिवासियों में झगड़ा लगाना चाहते हैं। ये एक पॉलिटिकली इशू है, एक पॉलिटिकली स्टंट है, क्योंकि 2024 में अभी लोकसभा का चुनाव है, और ये आंदोलन अभी ये 3-4 राज्यों में ही चल रहा है, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल। और ये चारों राज्यों
राज्यों की सरकारें अगर आप देखते हैं तो इसमें बीजेपी का राज नहीं है। जैसे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस है, झारखंड में उधर झामुमो है, शिबू सोरेन है, बंगाल में जाओगे आप टीएमसी है, ओडिशा में बीजेडी है। और यहां के जो आदिवासी है, जो इनका डेवलपमेंट जो हुआ है, खास करके इस एरिया के आदिवासियों का, आरएसएस कभी भी आदिवासी एरिया में ना स्कूल का निर्माण उन्होंने किया, ना किसी भी प्रकार की कोई फैसिलिटीज आरएसएस ने या बीजेपी के द्वारा उन्होंने प्रोवाइड की। अगर क्रिश्चियन मिशनरी अगर इस देश में नहीं आई होती, अंग्रेज अगर इस भारत में नहीं आए होते, तो शायद आदिवासियों को स्कूल या जो मिशनरी स्कूल जो भारत में आए, उसमें जो आदिवासियों को पढ़ाई मिली, जिस वजह से आदिवासियों का बुद्धि का विकास हुआ, सही क्या है और गलत क्या है, इसका फर्क जो आदिवासी करने लगे, ये जो मिशनरी स्कूल जो भारत में आए, इस वजह से आदिवासियों को बड़े पैमाने पर बेनिफिट्स मिला। मैं मिशनरी मतलब क्रिश्चियन मिशनरी लोगों की मैं ये नहीं कह रहा हूं, बल्कि एक बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आरएसएस बीजेपी के लोगों ने कभी भी आदिवासी एरिया में उनके विकास के लिए, कल्याण के लिए कोई स्कूल नहीं खोली। और जिन्होंने ये किया, आज उनको लेकर आदिवासियों में वो लोग भड़काए जा रहे हैं। तो ये जो सब्जेक्ट जो चर्चा में रखा गया, अगर डीलिस्टिंग का कानून बनेगा तो क्या होगा? सबसे पहले पहचान खत्म होगी। अब आदिवासियों की पहचान क्या है? तो जब संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जब आर्टिकल 340 पिछड़ों के लिए बनाई, आर्टिकल 341 शेड्यूल कास्ट के लिए बनाई और आर्टिकल 342 जब आदिवासियों के लिए बनाई, तो उनकी एक व्याख्या बनाई गई। वो व्याख्या क्या थी? वो डेफिनेशन क्या थी? जो एजुकेशनली बैकवर्ड, जो सोशली बैकवर्ड, जिनमें ट्राइबल ट्रेड के गुण हैं, जिनमें टेरिटोरियल पोजीशन है, जिनमें डिस्टिंक्ट कल्चर है, उन लोगों को आदिवासी कहा जाएगा। उनका शेड्यूल बनाया गया, उनकी लिस्ट बनाई गई और उनको शेड्यूल ट्राइब ये नाम दिया गया। ये संवैधानिक पहचान हमको मिली। ये संवैधानिक पहचान देने की क्या जरूरत पड़ी? जैसे किसान नाम की कोई जाति नहीं है, खेती करने वाले लोगों को किसान कहा जाता है, वैसे ही आदिवासी शब्द ये समाज प्रचलित शब्द है, सर्वसामान्य शब्द है, जिसका कानूनन कोई डी जुरे नहीं है। ये इटैलिक अंग्रेजी शब्द है, डी जुरे मतलब संवैधानिक, जिनका कोई मायने नहीं है। कोई भी कह सकता है मैं आदिवासी हूं, कल चलकर शेड्यूल कास्ट भी कह सकता है, ओबीसी भी कह सकता है, कोई भी कह सकता है कि मैं आदिवासी हूं। तो आदिवासी किसको माना जाएगा? इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने यह कानूनन शब्द दिया, शेड्यूल ट्राइब। यह हमारी संवैधानिक पहचान है। अब डीलिस्टिंग जब लागू होगी तो क्या होगा? जनजाति के लिस्ट में से आदिवासियों को निकाला जाएगा। अब कौन से आदिवासियों को निकालना चाहते हैं? जिन आदिवासियों ने क्रिश्चियन धर्म अपनाया, कुछ आदिवासियों ने मुस्लिम धर्म अपनाया, कुछ आदिवासी बुद्धिस्ट बने हुए। आप बंगाल में जाओगे तो बंगाल में दार्जिलिंग साइड में अगर आप जाते हैं तो वहां के आदिवासी बुद्धिस्ट बने हुए हैं। महाराष्ट्र में एक खानदेश एरिया है, जलगांव, धुले, नासिक, इस एरिया में अगर आप जाते हैं तो वहां के आदिवासी मुसलमान बने, तड़वी आदिवासी जो है वो मुस्लिम बने हुए। और आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल इस एरिया में अगर जाते हैं तो बड़े पैमाने पर आदिवासी क्रिश्चियन बने हुए हैं। तो साथियों, जिन आदिवासियों ने धर्म परिवर्तन किया है, उन आदिवासियों को वो लिस्ट में से निकालना चाहते हैं। अधिकार 3 चीजों से मिले। सबसे पहले आइडेंटिटी, फर्स्ट है आइडेंटिटी, सेकंड रिकॉग्नाइज, देन राइट्स। तो हमारी आइडेंटिटी वो लोग खत्म करना चाहते हैं डीलिस्टिंग के माध्यम से। अगर आइडेंटिटी खत्म हो गई तो हमारी पहचान खत्म हो जाएगी, और पहचान अगर खत्म हुई तो हमारे संवैधानिक अधिकार खत्म हो जाएंगे। अब दूसरा जो मुद्दा है संवैधानिक अधिकार, आदिवासियों को बहुत सारे हमारे पदाधिकारियों ने यहां पर बताया कि संवैधानिक अधिकार जो है, बहुत सारे अधिकार आदिवासियों को संविधान में दिए डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने। वामन मेश्राम साहब ने 10 साल पहले यह बात बताई कि आदिवासियों के लिए संविधान में और एक संविधान है जिसका नाम है तो ये जो संवैधानिक अधिकार है, तथाकथित आजादी के 75 साल पूरे हुए, 75 साल का स्वर्ण जयंती महोत्सव उन्होंने मनाया आजादी का।
लेकिन 75 साल में कभी भी 5वीं और 6वीं अनुसूची अभी तक अमल में नहीं लाई। लागू तो 26 जनवरी 1950 से है, लेकिन अमल में उन्होंने अभी तक नहीं लाई। इस देश में 5वीं और 6वीं अनुसूची वो लोग लागू नहीं कर रहे, अमल में नहीं ला रहे, और डीलिस्टिंग का कानून वो लोग बना रहे हैं ताकि आदिवासी आपस में झगड़ते रहे। एक खास बात और मैं बताना चाहता हूं कि ये जो कार्यक्रम जो तीसरा उनका शुरू होने वाला है आदिवासियों को हिंदू बनाने का, अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 16 जजमेंट है। ये है वो 16 जजमेंट जिसमें लिखा हुआ है आदिवासी हिंदू नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और छत्तीसगढ़ शासन ने भी एक पत्र जारी किया, पंकज द्विवेदी ने। पंकज द्विवेदी क्या कहता है इस लेटर में? ये छत्तीसगढ़ शासन का पत्र है। इस पत्र में पंकज द्विवेदी कहता है छत्तीसगढ़ी जनता को अपना मूल धर्म लिखे जाने बाबत, और छत्तीसगढ़ के समस्त जिलाधिकारी को उन्होंने ये पत्र जारी किया, हर जिला के कलेक्टर को पत्र जारी किया। उसमें वे लिखते हैं कि छत्तीसगढ़ के जनता ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, गोंडी धर्म, कबीर धर्म और सतनाम धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म को मानने वाले हैं, जिन्हें हिंदू कहा जाता है। यह गवर्नमेंट का पत्र है। हिंदू कहलाने में ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य लोगों को ऐतराज है, क्योंकि हिंदू धर्म सिर्फ ब्राह्मण धर्म का अनुकरण है एवं हिंदू शब्द का अर्थ फारसी शब्दकोश में चोर, डाकू और लुटेरा होता है। यह गवर्नमेंट का पत्र है, पंकज द्विवेदी ने निकाला हुआ। इसके ऊपर एफआईआर आरएसएस के लोगों ने नहीं की। यह जो पत्र पंकज द्विवेदी ने निकाला कि आदिवासी हिंदू नहीं है, यह पत्र का मीनिंग है कि आदिवासी अपना मूल धर्म लिख सकते हैं, और पंकज द्विवेदी कहता है कि हिंदू का अर्थ फारसी भाषा में चोर, डाकू, लुटेरा होता है। इसके ऊपर एफआईआर नहीं की। लेकिन हमारा 4 सितंबर को जसपुर में कार्यक्रम था, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का राज्य अधिवेशन था, और उस राज्य अधिवेशन में यही बात मैंने कही कि हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू धर्म ब्राह्मण धर्म है, और ब्राह्मण धर्म के जो बनाए हुए आर्टिफिशियल भगवान है वो आदिवासी के भगवान नहीं है। ये बात कही तो आरएसएस के लोगों ने एफआईआर कर दी। साथियों, जो बातें आप लोगों को बताई जा रही है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के 16 जजमेंट है, ये छत्तीसगढ़ का भी पत्र है, और बहुत सारे ऐसे पुरावे हैं जिससे यह साबित होता है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। तो इस बात को हम लोगों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि ये जो धर्म परिवर्तित जो आदिवासी है, धर्म परिवर्तित आदिवासियों को लेकर जो प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है, उस पर लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। सुप्रीम कोर्ट 14 नवंबर 1964 में एक जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, आदिवासी अगर ईसाई धर्म को मानते भी है तो उनकी जाति नहीं बदलेगी और वो आदिवासी या अनुसूचित जनजाति ही रहेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। दूसरा जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, केस नंबर 10,367/2010, ये 5 जनवरी 2011 का है। इस जजमेंट में ये कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है और संविधान आदिवासी संस्कृति, बोली भाषा, देवी देवता संबंधी मान्यता, पूजा पद्धति, परंपरा, रीति रिवाज, पुरातत्वीय शोध, मानव वंश शास्त्र, शरीर रचना, विज्ञान, वंशीय इतिहास, डीएनए रिसर्च इत्यादि सभी तरह से सिद्ध हुआ कि आदिवासी आर्य धर्म, ब्राह्मण धर्म, हिंदू धर्म नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है आदिवासी हिंदू नहीं है, और आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग आदिवासी के एरिया में जाकर आदिवासियों को हिंदू बनाने का वो लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। तो हमारा सवाल है, क्या सुप्रीम कोर्ट से मोहन भागवत बड़ा है या सुप्रीम कोर्ट से आरएसएस बड़ी है? जो सुप्रीम कोर्ट को समझ में आ रहा है वो मोहन भागवत को समझ में नहीं आ रहा है, वो आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। जो जनजाति सुरक्षा मंच जो उन्होंने बनाया, ये जनजाति सुरक्षा मंच में भले ही जो आदिवासी काम कर रहे हैं वो आरएसएस के कैडर है। साथियों, दूसरा जो सब्जेक्ट है, सिद्धू कान्हू का आंदोलन, धरती आबा बिरसा मुंडा का आंदोलन, आदिवासी क्षेत्रों में बढ़ रहे ब्राह्मणी घुसपैठ का सशक्त विद्रोह था।
एक खास बात इसमें समझना बहुत जरूरी है कि आदिवासियों का अभी तक सिविलाइजेशन नहीं हुआ। 1250 से आदिवासी लड़ाइयां लड़ रहे हैं, करीबन 1250 आदिवासियों ने लड़ाई लड़ी 750 साल में। अंग्रेज आने के पहले हम लोग ब्राह्मणों के गुलाम थे, अंग्रेज काल में तो हम 2 ही गुलाम थे। तो 750 साल में आदिवासियों ने 1250 लड़ाइयां लड़ी, और 1250 जो लड़ाइयां लड़ी, वो लड़ाई का एक सेंटर पॉइंट क्या रहा कि जिन जिन लोगों ने आदिवासियों की कला, सभ्यता, संस्कृति, अस्तित्व, जल जंगल जमीन खत्म करने की कोशिश की, उनके विरोध में आदिवासियों ने विद्रोह किया। और यही आंदोलन सिद्धू कान्हू ने चलाया, यही आंदोलन बिरसा मुंडा ने चलाया। क्योंकि जो धीकू लोग थे, धीकू ये मुंडारी शब्द है, उनको हिंदी में त्रिवर्णीय कहते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सावकार लोग कहते हैं। इन लोगों ने आदिवासियों की कला, सभ्यता, संस्कृति, अस्तित्व खत्म करने की कोशिश की, जल जंगल जमीन छीनने की कोशिश की। इस वजह से आदिवासियों ने इनके विरोध में विद्रोह किया। जैसे सिद्धू कान्हू ने जो आंदोलन किया, 1857 का उठाव ब्राह्मणों ने हमको बताया कि यह आजादी का पहला उठाव है। लेकिन उसके पहले 1855 में संथाल आदिवासियों का जो विद्रोह हुआ, ये भागलपुर, वीरभूम, बांकुड़ा इस साइड में, जो बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छोटा नागपुर इस साइड में जो विद्रोह हुआ संथाल आदिवासियों का, करीबन 6 महीने तक वो विद्रोह चला। लेकिन उसकी दखल किसी भी किताब में नहीं ली। लेकिन कार्ल मार्क्स ने एक किताब लिखी, मेक इन इंडियन हिस्ट्री, और उस किताब में कार्ल मार्क्स कहते हैं कि अगर इंटरफेयर नहीं करते तो शायद आदिवासी, संथाल आदिवासी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों की कत्लेआम कर लेते थे। ऐसा कार्ल मार्क्स ने मेक इन इंडियन हिस्ट्री नाम की किताब में लिखा। तो ये सिद्धू कान्हू का जो आंदोलन था, ये सिद्धू कान्हू का आंदोलन, ये जल जंगल जमीन को बचाने का मामला था, ये कला, सभ्यता, संस्कृति को बचाने का मामला था। आज भी 30 जून को हुल दिन मनाया जाता है। हुल का अर्थ ही होता है क्रांति, क्रांति दिन मनाया जाता है। ये जो पश्चिम बंगाल में जो वीरभूम जिला है, ये वीरभूम जिला वीरों की भूमि है। आदिवासियों ने आंदोलन किया, ये वीरों की भूमि है। तो साथियों, ये जितने भी आंदोलन आदिवासियों के हुए, करीबन 1250 लड़ाइयां जो हुई, ये कला, सभ्यता, संस्कृति, अस्तित्व और जल जंगल जमीन को बचाने के लिए हुई। और ये खत्म करने का काम जो है इस देश में ब्राह्मण लोग करते आ रहे हैं। इस बात को हम लोगों को ध्यान में रखना होगा। इतिहास में हमको बताया गया कि अंग्रेजों के साथ में बिरसा मुंडा ने लड़ाई लड़ी, सिद्धू कान्हू ने लड़ाई लड़ी। साथियों, अंग्रेजों ने तो हमको अधिकार दिए। जैसे सीएनटी एक्ट जो है वो 1908 में बना, अंग्रेजों ने बनाया, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। एसपीटी एक्ट जो है वो 1949 में बनाया। तो इसकी शुरुआत ही अंग्रेज काल में हुई थी, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट। तो अंग्रेज हमको अधिकार दे रहे थे। इसमें जो एक चीज मैं बताने की कोशिश कर रही थी, अंग्रेज सिविलाइज एरिया में थे, आदिवासी का अभी तक सिविलाइजेशन नहीं हुआ है। तो अंग्रेजों के विरोध में आदिवासियों का आंदोलन होने का मामला ही नहीं था। लेकिन ब्राह्मण लोग जो है, धीकू लोग जो है, वो अंग्रेजों को गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे थे। क्योंकि आदिवासी समाज को अंग्रेजी नहीं आती थी, अंग्रेजियों की भाषा अंग्रेजी थी। और आदिवासी समाज में पढ़े लिखे लोग ना होने की वजह से उनको अंग्रेजों की बोली भाषा समझ में नहीं आती थी। और आदिवासियों की जो संताल, मुंडा, गोंडी जो भी बोली भाषा है वो अंग्रेजों को समझ में नहीं आती थी। इसलिए लर्न ब्राह्मण, जो पढ़े लिखे ब्राह्मण जो बीच में थे, वो गलत इंटरप्रिटेशन करते थे। इस वजह से हम लोगों को, हमारे इतिहास को साथियों गुमराह किया गया। इसलिए चौधरी विकास पटेल जी कहते हैं कि भारत में सबसे बड़ा जो घोटाला हुआ वो इतिहास का घोटाला हुआ। इसलिए वामन मेश्राम साहब कहते हैं कि हमें इतिहास पुनर्जीवित करना पड़ेगा, और हम लोग साथियों कोशिश करेंगे। लास्ट में मैं सिर्फ एक ही बात आप लोगों को बताना चाहता हूं कि साथियों, सफलता के लिए 3 चीजों की जरूरत है। शक्ति संगठन की, आज देशव्यापी संगठन हम लोगों ने बनाया, 31 राज्यों का, 567 जिलों का, करीबन 1.5-2 लाख गांव तक शाखाएं हैं। समर्थन जनता का जो 100% है, तो जनता के समर्थन के लिए वामन मेश्राम साहब ने 3 योजनाएं बनाई। एक योजना है भारत बंद योजना, दूसरी है राजनीतिक हस्तक्षेप, और तीसरी है सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई। और साथियों,
जो हमारे जो इशू नॉन इशू हुए है, उस नॉन इशू को हम लोगों को नेशनलाइज इशू बनाकर इस देश में राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन का हम लोगों को निर्माण करना होगा। और 6 अक्टूबर में जो नागपुर में जो आंदोलन हुआ, जो प्रोटेस्ट मार्च हुआ, उससे अब यह आंदोलन जन आंदोलन में परिवर्तित हो गया है। एक है संगठन और दूसरा है जनसंगठन। संगठन 45 साल में मेश्राम साहब ने बनाया, अभी जनसंगठन से हमारा संघर्ष सफल होगा। और जनसंगठन निर्माण करने के लिए गांव देहात में जन आंदोलन खड़ा करने के लिए हम लोग सब मिलजुल कर साथ सहयोग करेंगे और इस आंदोलन को और मजबूत करेंगे। इतनी ही आशा करते हुए आपने मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनी, इसलिए सबका आभार, धन्यवाद। जय मुन्निवासी, जय भारत।